हेलो विद्यार्थियों, नामक के मूल तत्व चैप्टर 4 साझेदारी पेड़ी का पुनर्गठन। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। लाभ का प्रमाण हमने लास्ट वीडियो में देखा कि त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं और किस तरीके के उसके सवाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं लाभ का प्रमाण। जिस प्रकार से चालू साझेदारी के बीच में लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदारों को प्राप्त होता है लाभ में वृद्धि, और अर्थात मतलब अमुक साझेदारों जो होते हैं उनको लाभ में पहले की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है, उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाता है। यानी कि पहले की अपेक्षा में अधिक लाभ प्राप्त हो तो उसे हम लाभ का प्रमाण कहते हैं। लाभ का प्रमाण यानी कि पुराना जो लाभ हानि का प्रमाण होता है उसकी अपेक्षा में नया जो लाभ हानि का प्रमाण होता है वो अधिक हो, यानी कि लाभ हुआ कहलाया जाता है। साझेदारी का जो को मिलता है नया लाभ हानि का प्रमाण और पुराना लाभ हानि के प्रमाण का बीच का जो अंतर है वो लाभ है। यानी कि हम अगर सूत्र वाइज देखें तो इसका सूत्र होता है नया भाग माइनस पुराना भाग, नया भाग माइनस पुराना भाग, जबकि त्याग का इसका अपोजिट होता है। अब हम एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, ध्रुवीन, गोपी और मुकुंद एक पेड़ी के साझेदार हैं। उनका लाभ हानि का वितरण का प्रमाण है 1:1:1। सभी साझेदारों का लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए 1:2:3 करना निश्चय किया। लाभ का प्रमाण हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ध्रुवीन, गोपी और मुकुंद 3 हैं कुल, ठीक है। अब पुराना अनुपात कितना है? 1:1:1, यानी टोटल हुआ, यानी कि हमारा जो टोटल हुआ है वो 3 है। अब पुराना अनुपात को 1/3, 1/3 और 1/3। अब नया अनुपात हमारा कितना है? 1:2:3, यानी टोटल क्या हुआ? 6, यानी कि 1 षष्ठमांश, 2 षष्ठमांश और 3 षष्ठमांश, यानी कि इनकी अब लाभ की गणना करते हैं। अगर साझेदार का प्राप्त लाभ का सूत्र होगा नया भाग माइनस पुराना भाग। ध्रुवीन का नया भाग कितना है? 1 षष्ठमांश माइनस 1/3, यानी कि 6 आएगा। नीचे 1/1 -2, क्योंकि इसको ऊपर नीचे दोनों को, क्योंकि यहाँ पे 6 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे समान करने के लिए 1/3 गुणाकार कितने से? 2 से, ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुणाकार करेंगे तभी 6 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो माइनस करेंगे तो ध्रुवीन का को प्राप्त लाभ कितना है? -1/6, यानी कि ये होगा त्याग। उसी तरीके से गोपी को प्राप्त लाभ कितना है? 2 षष्ठमांश माइनस 1/3, 2 माइनस, यहाँ पे भी सेम मेथड यूज होगी। 2 - 2/6, यानी कि 0 शून्य है तो उसे ना लाभ होगा ना त्याग होगा, यानी कि उसका पुराना ही हिस्सा मिलेगा। मुकुंद को प्राप्त लाभ है 3 षष्ठमांश माइनस 1/3, यानी कि 2 - 3/6। मुकुंद को प्राप्त लाभ हुआ है 1 षष्ठमांश, यानी कि ये प्लस है, प्लस ही है, मतलब कि इसको लाभ हुआ है। जैसे हम अगर इसे देखते हैं तो लाभ की गणना ध्रुवीन को माइनस चिन्ह आया, अर्थात दर्शाता है कि इसको लाभ नहीं मिला, परंतु लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन लाभ के प्रमाण में कमी हुई है, अर्थात त्याग किया है। गोपी को परिवर्तन होने से लाभ नहीं हुआ है, कोई भी त्याग भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, यानी कि वो उसके अनुपात में कोई या उसके प्रमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नया लाभ हानि के प्रमाण के हिसाब से 2 षष्ठमांश से 1/3 कहलाए। पुराना लाभ 1/3 था। मुकुंद को प्राप्त लाभ वास्तव में ध्रुवीन ने किया त्याग के कारण हुआ है। ध्रुवीन ने त्याग किया इसलिए इसको उतना फायदा हुआ है। अब हम त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण के बीच का अंतर देखते हैं। पहला अंतर है अर्थ। नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदारों किया गया लाभ के भाग का त्याग, अर्थात चालू साझेदारों के लाभ हानि प्रमाण में परिवर्तन होने से कोई भी साझेदार के प्रमाण में वितरण के प्रमाण में अन्य साझेदारों के पक्ष में लाभ का जो भाग है वो त्याग है, अन्य किसी के।
और लाभ का प्रमाण क्या आएगा? निवृत्त होते साझेदार का भाग शेष चालू साझेदारों के प्रमाण में प्राप्त करे उसके प्रमाण तथा चालू साझेदार के लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन होने पर किसी साझेदार का किया त्याग चालू साझेदार को जिस प्रमाण में प्राप्त होता है उसे हम उसका प्रमाण कहते हैं, यानी कि उसे लाभ हुआ। कब ज्ञात किया जाता है? जब नया साझेदार प्रवेश समय पे या साझेदारी का पुनर्गठन हो, तब उसे त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है। उसी तरीके से लाभ का भी है कि कोई निवृत्त हो, पुनर्गठन का समय चालू साझेदारों को लाभ प्राप्त करना पड़ता है। अब इसका सूत्र क्या है? त्याग का सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग, जबकि लाभ का क्या है? नया भाग माइनस पुराना भाग। क्यों ज्ञात करना चाहिए? नए साझेदारों की अपने भाग की ख्याति पुराने साझेदारों के बीच में बांटने के लिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ता है तथा साझेदारों की बेड़ी के पुनर्गठन के कारण ख्याति की समायोजना प्रविष्टि देने के लिए भी त्याग का ज्ञात करना पड़ता है। जबकि लाभ में क्या होता है कि निवृत्त साझेदार को जाने वाली भाग की ख्याति शेष साझेदार द्वारा उनके लाभ के प्रमाण में दी जाती है। यह निश्चित करने के लिए लाभ का प्रमाण निश्चित किया जाता है तथा साझेदारी पेड़ी के पुनर्गठन का ख्याति का समायोजन ज्ञात किया जाता है। अब आगे पुनः मूल्यांकन संबंधी असर करते समय निम्नलिखित बातों को खास ध्यान में रखना चाहिए। जब हम त्याग करते हैं तो अब उनका वापस से पुनः मूल्यांकन चीज़ों का होगा, नया प्रवेश होगा या निवृत्त होगा किसी भी कारण से, तो हर चीज़ों का मूल्यांकन फिर से होगा। जैसे संपत्ति में वृद्धि हो तो मतलब लाभ कहलाया जाए, संपत्ति में कमी हो तो हानि, दायित्व या प्रावधान में वृद्धि हो तो नुकसान या हानि, दायित्व या प्रावधान में कमी हो तो लाभ, नहीं लिखी संपत्ति वही में लाने पे लाभ होता है, जबकि दायित्व हैं वो हानि दर्शाते हैं। उपरोक्त किस्से में जब लाभ हो तब उसके खाते में उधार पुनः मूल्यांकन जमा होता है, नुकसान हो तब पुनः मूल्यांकन खाता जमा किया जाता है, संपत्ति उधार बाकी हो तो संपत्तियों की कीमत में वृद्धि हो तो संपत्ति का खाता उधार किया जाता है। ये खास, जैसे संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो उधार खाता होता है और उधार खाता है, और लाभ होने पर पुनः मूल्यांकन खाता जमा होता है। संपत्ति की कमी हो या नुकसान हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार होता है, जबकि दायित्व की जमा बाकी होती है, दायित्व की कीमत में वृद्धि हो तो नुकसान या कमी होने से पुनः मूल्यांकन खाता उधार होता है, जबकि खाता जमा होता है, और विपरीत कीमत में कमी हो तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा होता है। संपत्ति और दायित्व की कीमत में परिवर्तन होने पर असर हमेशा ध्यान रखना दोनों की अपोजिट एंट्री है। संपत्ति और दायित्व की कीमत में परिवर्तन की असर समायोजन पर से होती है और पुनः मूल्यांकन खाता में दी जाने वाली लाभ हानि खाते का स्वरूप पहचाना जाता है। यहाँ पे क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करते तो सभी संपत्ति दायित्व की प्रविष्टियाँ या रोजनामचा लिखा जाता है, तारीख ऊपर रोजनामचा, ये सिर्फ नमूना है, आपको ये सारी रोजनामचे अच्छे से याद कर देने हैं। विवरण, खाता पृष्ठ, उधार, जमा, और आपकी नोटबुक में भी लिखना होगा। पहला है जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो संपत्ति का जो भी नाम हो उसके नाम का खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा, लाभ हानि समायोजन का, ठीक है। संपत्ति की कीमत में पुनः मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि का लेखा लिखा जाता है, जबकि संपत्ति की कीमत में कमी हुई हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और संपत्ति खाता जमा, कमी हो तो उधार होगा और वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा होगा। खास ये चीज़ें ध्यान रखनी कि वृद्धि हो तब क्या रोजनामचा आएगा, कमी होगी तो क्या रोजनामचा आएगा। जब देनदार पर डूबत ऋण अनामत या डूबत ऋण बट्टा अनामत का प्रावधान किया जाता है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और डूबत ऋण अनामत खाते जमा, देनदार बट्टा अनामत खाते जमा, और दोनों अनामत का प्रावधान किया जाता है। चौथा है जब कोई संपत्ति मिलनी बाकी हो
या आवक या पेशगी चुकाना खर्च वही में लिखना बाकी हो, तब उसका रोजनामचा क्या लिखा जाता है? संपत्ति खाता उधार, अप्राप्त आवक खाता उधार या पूर्व दत्त खर्च यानी पेशगी खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। वही में नहीं लिखी संपत्ति या अप्राप्त और पूर्व दत्त खर्च का लेखा किया जाता है। जबकि पांचवा है, जब किसी संपत्ति में रकम में वृद्धि होती है तब दायित्व में, जब किसी दायित्व में तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और दायित्व खाता जमा, और कमी होती है तो दायित्व खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। जब दायित्व की कीमत में कमी हो तब दायित्व खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते जमा। जब वही में नहीं लिखा दायित्व का लेखा किया जाए तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार और दायित्व खाते जमा। पुनः मूल्यांकन खाता जब बंद किया जाता है तो पुनः मूल्यांकन खाते लाभ हो तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार और साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता जमा। दोनों में से कोई भी एक खाते में उनकी एंट्री की जाती है। हानि हो तब पुनः मूल्यांकन की हानि आएगी तो साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता उधार और पुनः मूल्यांकन खाता जमा। अब हम पुनः मूल्यांकन की देखते हैं नमूना। पुनः मूल्यांकन खाता का नमूना उधार, पुनः मूल्यांकन खाता जमा। विवरण रकम। अब उधार तरफ देखते हैं। संपत्ति खाते, जितनी भी संपत्तियां वो लिखी जाती हैं। संपत्ति में कमी हो तो, खास ध्यान रखिए इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कमी हो तो, जबकि संपत्ति में वृद्धि होगी तो कहाँ पे? जमा तरफ लिखा जाएगा। उधार तरफ डूबत ऋण अनामत खाते 3, देनदार बट्टा अनामत खाते 3 उधार, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। देनदार बट्टा अगर दायित्व में वृद्धि हुई हो तो 5, आदित्य दायित्व खाते 7 और साझेदारों का पूंजी खाता, यानी कि ये जो हमने आगे रोजनामचे देखे थे उनके नंबर विद्यार्थी मित्रों दिए, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 8A। ठीक है। उसी तरीके से संपत्ति खाता 1 अगर वृद्धि हुई हो तो, संपत्ति खाता में लिखनी बाकी संपत्ति हो तो, मिलनी आवक दायित्व, पूर्व दत्त या दायित्व, संपत्ति की हानि हुई हो तो। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में आपको अब जो सवाल आएंगे उसमें आपको साझेदारों का त्याग, साझेदारों का लाभ, ये जितनी अभी मैंने आपको रोजनामचे सिखाए या बताए हैं उन सभी को रोजनामचे को लिखने का आएगा। उसके बाद उन रोजनामचों के ऊपर से हमें पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करने का रहेगा। ये इस चैप्टर में आपको आगे आने वाले सवालों में करने का रहेगा। छोटे क्वेश्चंस त्याग और लाभ के मैंने जैसे उदाहरण बताए हैं, अब इसके उदाहरण मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक आपको ये नमूना अच्छे से याद कर लेना है, आपकी नोटबुक में लिखना है, आपको रोजनामचा जो दिया है वो नोटबुक में लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।